नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के अंदर दो धड़े एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लड़ाई जयपुर से दिल्ली के बीच जोरदार ढंग से चल रही है। दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई और बैठक के बाद दावा किया गया कि अशोक गहलोत के पास पूर्ण बहुमत है। 109 विधायकों का उन्हें साथ मिला है और उसके बाद ये तमाम विधायक होटल फेयरमाउंट पहुंच गए और यहीं पर कांग्रेस पार्टी की बाड़ाबंदी है। दूसरी ओर सचिन पायलट खेमे का दावा है कि उनके पास 30 विधायक हैं और गहलोत सरकार अल्पमत में है। आखिर क्या ये खेल है और इस खेल के पीछे क्या वो रहस्य है जो अभी तक सचिन पायलट पर कार्रवाई करने से कांग्रेस के लीडरशिप को रोके हुए है? क्योंकि आज की विधायक दल की बैठक से पहले जो व्हिप जारी किया गया था उसमें साफ कहा गया था कि जो यहाँ इस बैठक में शामिल नहीं होगा उस विधायक के खिलाफ पार्टी अनुशासन का डंडा चलाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है और ये भी कहा गया है कि कल और समय सचिन पायलट को दिया जाता है और उनसे लिखित में पार्टी ने आवेदन और आग्रह करती है कि वो कल कांग्रेस विधायक दल की जो सुबह 10 बजे बैठक रखी गई है होटल फेयरमाउंट में, उसमें वो अपने तमाम साथी विधायकों के साथ मौजूद रहें। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए। लेकिन आज दिन भर बीत चुका है और बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक समर्थक, विधायक, निर्दलीय विधायक होटल फेयरमाउंट पहुंच चुके हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और जो विधायक दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं उन बागी विधायकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आई। जिस तरह की मान मनुहार सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस का आला कमान कर रहा है, लेकिन उसी तरफ दूसरी ओर उन्हीं के समर्थक विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर का जो ट्वीट है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ ट्वीट करके अपनी जो विद्रोही तेवर है उनको सख्ती के साथ जताया है। तो आखिर में जब कांग्रेस का आलाकमान ये सरल भाषा विद्रोहियों के खिलाफ उपयोग में ले रहा है तो उसके पीछे का आखिर क्या मंतव्य है? क्या और मौके दिए जा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफे वो खुद दे, ना कि कांग्रेस पार्टी उन्हें निकाले? ये टेक्निकल पेच है। इस टेक्निकल पेच के पीछे विधानसभा के अंदर होने वाला जो फ्लोर टेस्ट है उससे पहले की गणित पूरी तरह सामने आती है। अर्थ ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो वफादार अशोक गहलोत के समर्थक हैं वो चाहते हैं सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सचिन पायलट कैंप का दावा है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है और क्या वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जबकि बीजेपी इन तमाम दावों से खुद को अलग रखकर देख रही है। जल्द ही ये तमाम तस्वीर हमारे सामने होगी। वहीं कांग्रेस से इतर बीजेपी में आज दिन भर क्या कुछ चलता रहा, ये अपडेट दे रहे हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान। राज्यसभा चुनाव की सियासत 1, राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत 2। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस सियासत का पूरा फायदा लेने की जुगत में है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में सुबह से देर रात तक लगातार मंथन का दौर चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख नेताओं के बीच में संवाद बनता रहा और दूसरी तरफ बैठकों का दौर जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से
कमान संभाल रखी थी, सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ संवाद बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ मंत्रणा हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी जयपुर पहुंचे और उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट की मांग करने के मूड में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा है, फिलहाल हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे कि हमारी क्या मांग रहती है। लेकिन एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि कांग्रेस की सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। तो राजेंद्र राठौड़ ने भी टेक्निकल मुद्दों के आधार पर लगातार सरकार को घेरा। नंबर गेमिंग के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। बहरहाल देखना यह है कि अब केंद्रीय नेतृत्व किन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में बैठक के लिए भेजता है, आगामी क्या रणनीति बनती है। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर तय करेगी कि उन्हें आखिर आगे क्या करना है। लेकिन सचिन पायलट के बचाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। उससे जाहिर है कि राजनीति किस तरफ जा रही है और आगामी दिनों में क्या कुछ होने वाला है। कोटा संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच कोटा में आज कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने गुमानपुरा में आतिशबाजी की। तो इससे पहले कई भड़के और नाराज प्रदर्शनकारी कांग्रेसी सड़कों पर भी उतर पड़े। इन कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इकट्ठा होने के बाद पहले अशोक गहलोत के पक्ष में जमकर नारेबाजी की और बाद में कांग्रेस के नेता राजेंद्र सांखला की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय से शहर बीजेपी कार्यालय तक मार्च किया। बाद में प्रदर्शनकारियों में से एक उत्साहित प्रदर्शनकारी ने इस दौरान बीजेपी कार्यालय परिसर में चढ़ करके बीजेपी की झंडे के पास कांग्रेस का झंडा भी लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। 107 कांग्रेस के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं। उनके साथ तो 10-12 आदमी जो शुरू से ही पैसों के लालची लोग थे, सत्ता के लालची लोग थे, वो उनके साथ लगे हुए। बाकी जो कांग्रेस का जो वर्कर है, जो कांग्रेस का काम करने वाला एमएलए, वो आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी कार्यालय आकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये बंद कीजिए, ये गंदी राजनीति है। तो कोटा में आज कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी सड़कों पर उतरी। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने किया। कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान राजावत ने इस बात का आरोप लगाया कि प्रदेश की गहलोत सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है, लिहाजा अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। राजावत ने मांग की है कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाणिज्य वर्ग के परिणाम जारी किए गए, तो वहीं सीबीएसई के भी परिणाम जारी किए गए। सीबीएसई में इस बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। जोधपुर के डीपीएस पाल रोड के विद्यार्थी साक्षी मोदी को कॉमर्स में 99.2% अंक हासिल हुए हैं। तो इसी विद्यार्थी की ईशानवी शर्मा को साइंस की जो विद्यार्थी है 98.2% अंक हासिल हुए हैं। तो वहीं मयूर चौपासी की विद्यार्थी ईवा तिवारी को 99.2% इम्यूनिटी सब्जेक्ट में हासिल हुए हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जोधपुर में बेटियां भी इस बार आगे रही हैं। साइंस के अंदर 98.2 अंक हासिल करने वाली ईशानवी शर्मा की माता डॉक्टर प्रेरणा शर्मा और उनके पिता पंकज शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि स्वयं अनुशासन और स्वयं अध्ययन की आदत जो है उसी के चलते उनकी बेटी को कामयाबी। के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। संभागवार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन। जिले के नव पदस्थापित जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की पहली बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पहली बैठक में कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने अपनी सख्त मंशा जाहिर की। बैठक में नहीं आने पर 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि अधिकारी बैठकों को गंभीरता से लें, समय पर आना और अपडेट आंकड़ों के साथ आना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर की बैठक में जिला परिवहन अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता और वन विभाग के डीएफओ अनुपस्थित रहे, जिस पर उन्होंने नोटिस जारी करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने विभागवार अधिकारियों से समीक्षा की और लक्ष्यों में पिछड़ने को लेकर चिंता जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिला परिषद सीईओ को इंदिरा आवास प्रगति बढ़ाने और मनरेगा लक्ष्य में पिछड़ने को लेकर नाराजगी जताई। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी सुधार के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि अपडेट आंकड़ों के साथ नहीं आने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन और उनकी मंशा राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोगों को सुविधा राहत देना है, विकास कार्यों को सुनिश्चित कराना है। इसी मंशा के अनुरूप जिले में कार्य योजना अमल में लाई जाएगी। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारिक। बीकानेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 53 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इन मरीजों में 13 मरीज नोखा के भी शामिल है। तो वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। तो वहीं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा करवाने की यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में एनएसयूआई लामबंद है। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में आज यूजीसी की इस गाइडलाइन के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकणा और छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण गोदारा के नेतृत्व में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल की सद्बुद्धि के लिए छात्रों ने यज्ञ किया और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने की मांग की। केंद्र सरकार की यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है या कोरोना के चलते उनके स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? इसलिए आज हम एमएचआरडी जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकणा का कहना था कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का निर्णय लिया था, लेकिन यूजीसी द्वारा कोरोना महामारी के बीच छात्रों के जीवन को खतरे में डालते हुए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा करवाने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जो कि उचित नहीं है। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। खबर नागौर से है, जहां पर बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर नागौर व्यापार संगठन की ओर से आज नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के साथ प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में बुधवार से नागौर शहर में 4 दिनों तक व्यापार संघ से जुड़े सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, यानी पूरी तरह से लॉकडाउन। नागौर जिला मुख्यालय सहित नागौर जिले भर में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। नागौर जिला मुख्यालय अगले 4 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसी सिलसिले में नागौर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में व्यापार मंडल के साथ नागौर जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई। पिछले 7 दिनों में बढ़ते जा रहे कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों पर चर्चा की गई। नागौर जिले में कोरोना का संक्रमण का आंकड़ा बढ़ते हुए 933 तक जा पहुँचा है। नागौर शहर के कई वार्ड और सब्जी मार्केट भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। नागौर शहर बल के व्यापारियों में भी इसका खौफ देखने को मिल रहा है। नागौर जिले में लगातार दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई से भारी संख्या में प्रवासी नागौर जिले में पहुंच रहे हैं, जो कि होम क्वारंटीन की पालना नहीं करने की वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर के गोवर्धन बिलास थाना क्षेत्र से आज मानवीय रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक खबर सामने आई। एक वहशी पिता ने अपनी 7 वर्षीय मासूम बालिका को हवस का शिकार बनाया और लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। हालांकि गोवर्धन बिलास थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस आरोपी पिता को डिटेन कर लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये आरोपी की पत्नी पिछले 1 महीने से अपने पीहर में रह रही थी। आरोपी पिता रात को अपने ससुराल गया और फिर अपनी बेटी को लेकर बाहर निकल गया। रात करीब 1 बजे जब बेटी को वहां छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान मासूम रोती रही और उसके कपड़ों पर लगा हुआ खून मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को डिटेन कर लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का दुखद पहलू ये है कि ये बालिका लहूलुहान हालत में मिली, जिसके बाद इसे मेडिकल के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
फिलहाल इस बालिका की हालत स्थिर है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पिता और पुत्री के रिश्तों को तार-तार कर दिया है। चलिए, अब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी देवाराम सैनी के पिताजी गुलजारी लाल का पैतृक निवास खंडेला में देहांत हो गया। अंतिम संस्कार में कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 90 साल के गुलजारी लाल पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। खंडेला विधायक महादेव सिंह खंडेला ने सैनी के निधन पर गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने गुलजारी लाल सैनी को समाज सुधारक बताया और उनके निधन को समाज के लिए बड़ी क्षति भी बताया। गुलजारी लाल के निधन पर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं सीकर में भाजयुमो की तरफ से पौधारोपण के दौरान सोने के आभूषण मिलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि भाजयुमो कार्यकर्ता पिपराली रोड के पास बालाजी परिसर में पौधारोपण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदा तो वहां एक थैले में सोने के आभूषण मिले। पुलिस ने इन आभूषणों को जब्त कर दिया और इस बारे में जांच की जा रही है। वहीं दौसा में लंबे इंतजार के बाद जमकर बारिश हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 35 mm बारिश महवा में हुई, तो दौसा और बांदीकुई में 22 mm, रेडिया में 10 mm बारिश दर्ज की गई। हालांकि इस बारिश के बाद शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई, क्योंकि बारिश से ज्यादातर सड़कों पर पानी का सैलाब बहता नजर आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।